नाउ स्टार्टिंग अप विथ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना ये देखा जाए तो सिर्फ 12 मिनट में इसका रिवीजन खत्म हो जाता है, इतना छोटा चैप्टर है। पर पूरा चैप्टर किस पे बेस्ड है? लॉजिक, सिर्फ लॉजिक। एक एक चीज जो यहाँ पे बताती जाऊंगी, इसके साथ साथ अपन क्या करते जाएंगे, कहीं ना कहीं इसके क्वेश्चन है, फिर एक एडजस्टमेंट शीट भी तुमको दे दूंगी, इसके भी क्वेश्चंस की एडजस्टमेंट शीट अपन ने करके रखी हुई। अब बोलता है आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस मूव टू द वर्ड व्हाट इज आर्बिट्रेशन। कंसिलिएशन का भी मतलब दिया हुआ है आगे, तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन, इसका मतलब ये है कि जब कभी भी क्या होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, कोई झगड़ा होता है, किसी भी दो पार्टी हैं, दो पार्टी के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, कोई झगड़ा होता है, तो ये बोलते हैं कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कोर्ट, एक समझदार व्यक्ति को अपन क्या करते हैं, एक समझदार पर्सन को अपॉइंट कर लेते हैं, दोनों की मर्जी से, दोनों की मर्जी होगी, दोनों की मर्जी से एक समझदार इंसान को हम क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, और इस समझदार इंसान को बोला जाता है आर्बिट्रेटर। तो आर्बिट्रेटर क्या है, इन शॉर्ट आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट अथॉरिटी, आउट ऑफ कोर्ट आएगा ये, आउट ऑफ कोर्ट, कोर्ट नहीं है ये, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट अथॉरिटी है, मतलब कोर्ट जैसा वर्क करती है, ये कोर्ट नहीं है। ठीक है, तो आर्बिट्रेशन का मतलब है कोर्ट के बाहर किसी चीज का सेटलमेंट करना, लेकिन आर्बिट्रेशन सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब दोनों पार्टी अग्री करेंगे कि हाँ भैया आर्बिट्रेशन करना है। अगर एक भी एग्री नहीं करता है तो कभी भी आर्बिट्रेशन की प्रोसेस हो ही नहीं सकती है। अब आर्बिट्रेशन क्या मतलब है, आर्बिट्रेशन कैन हैपन विद द कंसेंट ऑफ पार्टी, वही बोला ना, जब तक दोनों पार्टी की कंसेंट नहीं होगी आर्बिट्रेशन नहीं हो सकता। ये पॉइंट को याद रखना क्यों जरूरी है, इस पे क्वेश्चन है, अलग अलग तरह से इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि सामने वाले का क्या है, कंसेंट नहीं है, तो क्या हम आर्बिट्रेशन के लिए जा सकते हैं? नो, इट इज वेरी मच नेसेसरी, इट इज शेल, शेल है यहाँ पे कि दोनों पार्टी का कंसेंट जरूरी होना चाहिए फॉर द प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन, पॉइंट नंबर 1। देन द एग्रीमेंट, ये जो एग्रीमेंट होगा ना आपका, किसी भी चीज का एग्रीमेंट हो, लेकिन उसमें क्लियरली पता लगना चाहिए कि पार्टी एग्री करती है कि कोई डिस्प्यूट हुआ तो हम आर्बिट्रेशन पे जाएंगे। तो यहाँ पे बोलते हैं कि सबसे पहले दोनों पार्टी होना चाहिए और दोनों पार्टी एग्री करेंगे, और ये एग्रीमेंट में क्लियरली लिखा होना चाहिए, क्लियरली एग्रीमेंट में लिखा होगा कि ये एग्री करती हैं। अब इस पे आता है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कैसा है, इस पे जो क्वेश्चन आता है वो कुछ ऐसा है कि एक एग्रीमेंट है, दो पार्टीज के बीच में क्या हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है। अब उस एग्रीमेंट में क्या लिखा है, उस एग्रीमेंट के अंदर लिखा है कि कभी भी अगर डिस्प्यूट हुआ, कभी भी क्या हुआ, हमारा डिस्प्यूट हुआ, तो वो डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा, सपोज करो आईटी एक्ट में लिखा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। अब आईटी एक्ट में क्या लिखा है, मैं कोई भी एक रैंडमली एक्ट का नाम ले रही हूँ, वो कुछ भी दे सकते हैं, वहां पे कंपटीशन एक्ट दे सकते हैं, ये वो कुछ भी दे सकते हैं, ये क्वेश्चन है अपना। तो बोलते हैं कि एग्रीमेंट हमने जब किया था उसमें लिखा था कि कभी भी डिस्प्यूट होगा तो आईटी एक्ट में जैसा लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, रिजोल्यूशन देखेंगे। अब उस आईटी एक्ट के अंदर क्या लिखा है कि अगर डिस्प्यूट होता है तो या तो आप आर्बिट्रेशन कर सकते हो, या तो आप सूटेबल मोड पे जा सकते हो, जैसा आपको सूटेबल लगे। तो बताओ क्या ये वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, यस और नो? कि हमने बोला आर्बिट्रेशन करना है, कभी भी डिस्प्यूट होता है तो आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग हमारे डिस्प्यूट सॉल्व होंगे। अब उस आईटी एक्ट में लिखा है आइदर यू कैन गो फॉर आर्बिट्रेशन और यू कैन डू व्हाटएवर इज सूटेबल फॉर यू। बताओ क्या ये वैलिड है? यस मैम। तुम्हारा कहना है यस, अब मेरा कहना है नो, दिस इज नॉट वैलिड। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि मैंने कहा था वहां पे एग्रीमेंट शेल क्लियरली स्टेट, एग्रीमेंट क्लियरली बताएगा कि क्या होना चाहिए। अब इसने भले ही एक रेफरेंस क्रिएट कर दिया, ये तो हो गया रेफरेंस एग्रीमेंट, कि हमने अपने एग्रीमेंट में लिखा उस क्लॉज, उस एक्ट को रेफर करना, लेकिन जहां रेफर कर रहे वहां तो चॉइस दिया हुआ है ना,
या तो suitable जो लगता है वो करो या फिर arbitration करो। तो यहाँ क्लियर कहाँ है कि arbitration ही करना होगा, तो वहां पे क्या होना चाहिए, क्लियरली स्टेट होना चाहिए कि आर्बिट्रेशन के लिए ही जाओगे। एंड दिस हैज बीन अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम, ये वाला एग्जाम का ही क्वेश्चन था जिसमें ये क्लियरली स्टेट के नाम पे उन्होंने बोला है। क्लियरली स्टेट का मतलब है एग्जैक्ट वही होना चाहिए, उस एक्ट में वेग है ये चीज कि आर्बिट्रेशन पे जाना भी है या नहीं जाना, उधर ही एक्ट में क्लियर नहीं है, तो दिस इज नॉट अ वैलिड एग्रीमेंट। सबसे पहली चीज, क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. फिर arbitrator or arbitral tribunal will be appointed by the party, he will work as a judge to decide the dispute। कौन अपॉइंट करता है? पार्टी अपॉइंट करती है आर्बिट्रेटर को, ये तो हम जानते हैं, दोनों पार्टी की रजामंदी से ही अपॉइंट होता है। आर्बिट्रेटर अगर बायस्ड है या फिर इंडिपेंडेंट नहीं है तभी आप कोर्ट के पास जा सकते हो। समझो यहाँ पे बोला है अगर ये पार्टी और इस पार्टी, दोनों पार्टी ने एग्री किया है कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में जाना चाहते हैं, दोनों पार्टी क्या कर रही है, एग्री कर रही है कि वो आर्बिट्रेशन करना चाहते हैं। तो इन केस इफ बोथ द पार्टी एग्री कि हाँ भैया हमें आर्बिट्रेशन करना है, तो अब उनके जो रास्ते हैं ना, लीगल प्रोसीडिंग के रास्ते खत्म हो गए, वो लीगल प्रोसीडिंग पे नहीं जा सकते। मैम कभी भी नहीं जा पाएंगे, नहीं। अगर हमारा जो आर्बिट्रेटर है जिसको अपॉइंट किया वो क्या है, बायस्ड है, एक ही पार्टी की सुन रहा है, या फिर वो इंडिपेंडेंट नहीं है, इस पार्टी का भाई है, बहन है, कुछ है, तो इस केस में वो बायस्ड होगा, वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तब इस पार्टी के पास क्या है, जो अफेक्ट हो रही है उसके पास चॉइस है, वो चाहे तो किसके पास जा सकती है, वो चाहे तो कोर्ट के पास जा सकती है। तो इन जनरल तो कोर्ट के पास जाए नहीं जा सकता, लेकिन तभी जाओगे जब आर्बिट्रेटर भाई साहब आपके क्या होंगे, बायस्ड होंगे या फिर इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। तो दोनों की कंसेंट होगी तब आर्बिट्रेशन होगा। आर्बिट्रेशन आउट ऑफ कोर्ट होता है और क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए, क्लियर मेंशनिंग होनी चाहिए कि हाँ भैया आर्बिट्रेशन करना है अगर हमारे डिस्प्यूट होते हैं तो। फिर बोलता है प्लेस वेयर आर्बिट्रेशन कंडक्टेड इज द सीट ऑफ आर्बिट्रेशन। देखो भाई, आर्बिट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि इंडिया में ही आर्बिट्रेशन होगा, ये है हमारा यूएस का बंदा, ये है हमारा इंडिया का बंदा, तो हो सकता है आर्बिट्रेशन यूएस में भी हो जाए, पर जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट इंडिया के जुरिस्डिक्शन के ही होते हैं। तो यहाँ पे बाउंडेशन कुछ नहीं है, जिस प्लेस पे आर्बिट्रेशन हो रहा है दैट इज नोन एज सीट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड द लॉ इन विच आर्बिट्रेशन इज मेड इज इंक्लूडेड इन सीट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो यहाँ पे बोलते हैं सीधी सी बात, आर्बिट्रेशन किसी भी जगह हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, रिगार्डलेस ऑफ कि इंडिया है, इंडिया के बाहर है, यहाँ कोई बैरियर नहीं है। तो ये ईज भी हो गया एक तरह से। लीगल प्रोसीडिंग्स पे जाओगे तो कंपलसरी हम बिल पे भी लिख के नहीं देते कि ज्यूरिसडिक्शन ऑफ महाराष्ट्र, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ये, तो यहाँ पे कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, बाहर भी आपका आर्बिट्रेशन हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है इंडिया का, हो सकता है ये बाहर का। किसने बोला कि आर्बिट्रेटर रेसिडेंट होना चाहिए, कोई भी आर्बिट्रेटर हो सकता है आपका। फिर इन आर्बिट्रेशन पार्टीज हैव फिजिबिलिटी टू डिसाइड टाइम। हाँ, हमको लग रहा है आज बैठ के डिस्प्यूट सॉल्व करना चाहिए तो उसको फोन करेंगे आर्बिट्रेटर को, आपके पास टाइम है तो आ जाओ आज ही। कोर्ट में ऐसा नहीं, कोर्ट बताता है नेक्स्ट हियरिंग कब होगी। तो यहाँ पे चॉइस किसकी रहती है, लोगों की खुद की चॉइस रहती है। अब जो भी आर्बिट्रेशन का आउटकम होगा, ठीक है, तो जो भी आउटकम है उसको क्या बोला जाता है, अवार्ड। तो आर्बिट्रल अवार्ड बोलते हैं। तो आर्बिट्रेटर जो भी ऑर्डर देगा दैट इज नोन एज आर्बिट्रल अवार्ड, और ये बाइंडिंग होगा हर एक पार्टी पे। पर ये बाइंडिंग नहीं होगा, कब बाइंडिंग नहीं होगा, जब आर्बिट्रेटर ने क्या किया, दोनों की बात नहीं सुनी, एक की बात सुन के ऑर्डर दे दिया। आर्बिट्रेटर आपका क्या था, बायस्ड था। आर्बिट्रेटर क्या है, ऐसा कुछ उसने अवार्ड दिया है कि वो प्रैक्टिसेबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकती, प्रैक्टिकली पॉसिबल बात ही नहीं है। आर्बिट्रेटर ने बोला 2 दिन के अंदर इनको 2 करोड़ रुपए दे दो, आपका झगड़ा 2 करोड़ का ही चल रहा है ना, 2 करोड़ दो और सारा घर क्या हो जाएगा, झगड़ा खत्म। अरे प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है 2 दिन के अंदर 2 करोड़ का कैश अरेंज करना। तो ऐसी कोई चीज जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो, या फिर इलीगल कोई रास्ता बता रहा हो, या फिर बायस्ड हो, तो ऐसे तो ये बाइंडिंग नेचर का होता है, बिल्कुल पार्टीज पे बाइंडिंग है, इस पे कोई अपील नहीं हो सकती। लेकिन अपील होगी अगर इनवैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है। इनवैलिड कब होगा मैम, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अभी बताया था ना, अगर क्लियरली मेंशन नहीं किया कि हम क्या कर सकते हैं, आर्बिट्रेशन कर सकते हैं।
वो इलीगल है। या फिर एक पार्टी मना कर रही थी आर्बिट्रेशन में जाने को और तुमको था कि हमको तो आर्बिट्रेशन में जाना है, तो वो मना कर रही थी, तुम जा रहे हो, तो भी ये वैलिड एग्रीमेंट नहीं है। या फिर जो आर्बिट्रेटर है वो खुद ही अनफेयर है, बायस्ड हो रहा है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे ही नहीं पा रहे, तो ये सारे केस वो हैं जहां पे तुम कहाँ जा सकते हो फिर आर्बिट्रेशन के लिए। जाओगे भी, अवार्ड आएगा भी, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं होगा, अब तुम इसके अगेंस्ट अपील कर सकते हो। तो लॉजिकली समझ में आ रहा है, दो लोग आपस में पहले तो हाँ करेंगे तब आर्बिट्रेशन होगा, उसके बाद जो भी आर्बिट्रेटर बोलेगा वो बाइंडिंग होगा, लेकिन तब नहीं जब वो खुद अनफेयर है, जब एग्रीमेंट इनवैलिड है, या फिर जो वो बोल रहा है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं आर्बिट्रेशन आपका इंडिया में हो, इंडिया के बाहर भी हो सकता है। अब तुम कोई बोलते हैं आर्बिट्रेशन के लिए जब तुम जाओगे ना, तो आर्बिट्रेशन ना कॉन्फिडेंशियल होता है। द प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज व्हाट, कॉन्फिडेंशियल। कैसे कॉन्फिडेंशियल, पता भी नहीं होगा भी रिलायंस वाले का कोई आर्बिट्रेशन चल रहा था, हमको किसी को पता है क्या, कुछ नहीं पता। आर्बिट्रेशन इज ए कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस। लेकिन वही रिलायंस का याद है जब दोनों भाइयों का क्या हुआ था, बंटवारा हुआ था, पूरी दुनिया को खबर समझ में आई थी कि हाँ भैया दोनों भाई अलग हो रहे हैं। इसका मतलब जब आप लीगल प्रोसीडिंग्स पे जाते हो दैट आर नॉट कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंट। मीडिया में आएगा ही आएगा। लेकिन जब आप कहाँ जाते हो, अगर आप बात करो किसकी, आर्बिट्रेशन की, तो पता भी नहीं चलता है कि आर्बिट्रेशन कहाँ कहाँ पे चल रहा है, किन किन कंपनियों के यहाँ पे चल रहा है। तो बोलता है पहला तो आर्बिट्रेशन अवार्ड कंपलसरी भी है और ये कॉन्फिडेंशियल भी, पता भी नहीं चलेगा कि प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज बीइंग गोइंग ऑन। पॉइंटर समझो, ये कॉन्फिडेंशियल है, क्लियर मेंशनिंग होना जरूरी है। एग्रीमेंट इनवैलिड हुआ तो पूरा आर्बिट्रेशन अवार्ड ही तुम पे इनवैलिड होगा, बाइंडिंग नहीं होगा। लेकिन अगर ये वैलिड है तो बाइंडिंग होगा, और बाइंडिंग होगा मतलब तुम कोर्ट के रास्ते अब जा नहीं सकते। कोई भी पार्टी कोर्ट के रास्ते कब जाएगी, जब अनफेयर है, या फिर उसने ऐसा बाइंडिंग नहीं, और ऐसा कुछ ऐसा दिया है जो प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इलीगल है, तब ये लोग कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट के रास्ते जा सकते हैं। फिर अथॉरिटी कौन होगी आर्बिट्रेशन में, तो बोलते हैं इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती नहीं है। ये क्या है, जुडिशियल अथॉरिटी। जुडिशियल मतलब केसेस सॉल्व करने वाली अथॉरिटी, या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो यहां पे बोलता है एक क्वेश्चन था तुम्हारा इस जुडिशियल अथॉरिटी के ऊपर आईसीआई का, वो क्वेश्चन ऐसा था, एवरी जुडिशियल अथॉरिटी, every court is a judicial authority but every judicial authority is not a court. Yes, ऐसा था, every court is a judicial authority. ठीक है, हर एक कोर्ट जुडिशियल अथॉरिटी, बट एवरी जुडिशियल अथॉरिटी इज नॉट अ कोर्ट। ट्रू और फॉल्स, ऐसा पूछा है। हर एक कोर्ट जुडिशियल अथॉरिटी है बट हर एक जुडिशियल अथॉरिटी कोर्ट नहीं होता। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, बताओ। ट्रू है। कैसे? क्योंकि जैसे आर्बिट्रेशन में भी जुडिशियल अथॉरिटी है, वो कोर्ट नहीं है। हाँ, जैसे जो सीआईटी पीसीआईटी वगैरह होते हैं वो भी कोर्ट जुडिशियल अथॉरिटी होते हैं लेकिन कोर्ट नहीं होते। एग्जैक्टली तो यहाँ भी देखो ये कोर्ट का काम जरूर कर रहे हैं, दे आर टाइप ऑफ कोर्ट, वो टाइप ऑफ कोर्ट है लेकिन वो एग्जैक्टली कोर्ट नहीं। उनके पास पावर सारी है कोर्ट जैसी कि डिसीजन लो, लॉ के अंदर लो, सब लो, बट दे आर नॉट कोर्ट। तो ऐसे जुडिशियल अथॉरिटीज अ वाइड टर्म, इसमें सब कुछ इंक्लूड है, पर जरूरी नहीं है हर चीज जो इंक्लूड होती है वो कोर्ट ही होगा। तो ये चीज तुम्हारी फिर से क्या एक क्वेश्चन है, तो दो क्वेश्चन अभी अपने डिस्कस भी हो गए। एक तो क्या क्वेश्चन था कि अगर रेफरल दिया है और उस रेफरल में ही दिया कि या तो आर्बिट्रेशन होगा या फिर तुम सुटेबल पोजीशन देख लेना, तो वो कोई क्लियर एग्रीमेंट नहीं है, दैट इज इन इटसेल्फ इज अ वेग एग्रीमेंट। तो यहाँ पे वो वेग एग्रीमेंट। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, हर एक जुडिशियल अथॉरिटी क्या है, हर कोर्ट एक जुडिशियल अथॉरिटी है बट हर जुडिशियल अथॉरिटी कोर्ट नहीं होता। ठीक है, नाउ एज इट इज अ जुडिशियल लॉ, सिर्फ जुडिशियल लॉ तो बोलता है कि नेशनल स्टेट आर्बिट्रेशन होता है और एक इंटरनेशनल। देखो अभी तो अपन ने पढ़ा था, जरूरी थोड़ी ना है कि आर्बिट्रेशन इंडिया में होगा, नेशनल लेवल पे भी हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकता है। तो जब आपका ये आर्बिट्रेशन नेशनल लेवल पे हो रहा है तो यहाँ पे बोलता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तुम्हारी अथॉरिटी होगी, लेकिन इंटरनेशनली हो रहा है तो हाई कोर्ट क्या होगी, अथॉरिटी। मतलब आर्बिट्रेटर अपॉइंट कौन करेगा,
अगर तुमसे आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं हो पा रहा तो तुमको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हेल्प करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, सॉरी, अगर क्या हुआ, आर्बिट्रेटर है, आर्बिट्रेटर ने कोई डिसीजन अच्छा नहीं लिया, तुम्हें लग रहा है ये तो अनफेयर था, इसने जो बोला है लीगल नहीं है, इसने जो बोला है प्रैक्टिसेबल नहीं है, तो अगर नेशनल लेवल पे चल रही चीजें तो तुम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास उसकी कंप्लेन करने जाओगे, मतलब एग्रीव्ड हो तो तुम कहाँ अपील करोगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। लेकिन इंटरनेशनली चल रहा है तब कहाँ पे अपील करोगे, तब अपील करनी होगी तुमको कहाँ पे, हाई कोर्ट में। तो इट इज फॉर द पर्पस ऑफ योर अपील की वो बता रहा है ये क्रोनोलॉजी। तो बोलता है हायरार्की ऐसी है कि अगर नेशनली और स्टेट लेवल पे आर्बिट्रेशन प्रोसेस चल रही है तो गो टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बट इफ इट इज इंटरनेशनल लेवल देन फॉर द अपील गो टू हाई कोर्ट। देन नॉर्मली कोर्ट डू नॉट हैव अ पावर इन आर्बिट्रेशन, नॉर्मली तो हमको पता है कि इनकी कोई पावर नहीं होती, लेकिन हाँ वही बार बार इलीगल है, सामने वाला अनफेयर है, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, जितना टाइम लेना ही नहीं चाहिए उससे भी ज्यादा टाइम ले रहा है, तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे, कोई भी एक पार्टी जा सकती है कहाँ पे, कोर्ट के पास जा सकती है। अब आता है यहाँ पे आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन बोलता है सुपरविजन कौन करेगा, यहाँ पे बोलता है सुपरविजन कौन करेगा, और यहाँ आपको आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके कौन देगा। तो जैसा हमने कहा कि नेशनल लेवल पे अगर कुछ गड़बड़ होती है कि तुम्हारा नेशनल या स्टेट लेवल का आर्बिट्रेशन चल रहा है तो तुम कहाँ जाओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाओ। लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है तो तुम कहाँ जाओगे, हाई कोर्ट के पास। फिर बोलता है आर्बिट्रेटर अपॉइंट कौन करेगा, तो नॉर्मल नेशनल स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकती है, तो तुमसे आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं हो पा रहा है तो। लेकिन अगर तुमने हाई कोर्ट स्टेट लेवल नेशनल लेवल पे हम हाई कोर्ट से बोलेंगे, और अगर इंटरनेशनल लेवल का चाहिए आपको आर्बिट्रेटर तो दैट विल बी अपॉइंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। तो अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर इंटरनेशनल के लिए सुप्रीम कोर्ट करता है, और बाकी सारे लेवल के लिए कौन करता है, हाई कोर्ट करता है। अब मैम आर्बिट्रेटर कैसे अपॉइंट होगा, या तो दोनों पार्टी क्या करेंगी, आपस में बैठ के बिल्कुल डिसाइड करेंगी कि ये है हमारा आर्बिट्रेटर, या फिर वो पार्टी भी अपनी लिस्ट देगी, ये पार्टी भी अपनी लिस्ट देगी, दोनों फिर बैठ के उसमें से एक क्या करेंगे, चूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेटर कैसे भी हो सकती है, बट म्यूचुअली अगर दोनों से ही नहीं बन पा रहा कि किसको आर्बिट्रेटर बनाए, ये बोलता है ए को बनाओ, ये बोलता है बी को बनाओ, तो फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एज द केस में भी तुम क्या कर सकते हो, उनके पास पहुंच सकते हो। जैसे इंटरनेशनल के लिए सुप्रीम कोर्ट को बोलो और अदर्स के लिए किसको बोलना पड़ेगा, हाई कोर्ट को। और वैसे ये सुपरविजन अपील मतलब जो इंटरनेशनल में हाई कोर्ट होगा, सुपरविजन मतलब अपील मतलब सपोज करो स्टेट लेवल पे कुछ चल रहा है तुम्हारा आर्बिट्रेशन का प्रोसेस, अब वो अनफेयर है तो तुम किसके पास अपील करोगे, तो स्टेट लेवल हो या नेशनल लेवल के कोई आर्बिट्रेशन चल रहा है तो गो एंड अपील टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। लेकिन अगर इंटरनेशनली बात चल रही है फॉरेन की कंपनी और हमारा, तब सीधे हाई कोर्ट पे जाना। और सुपरविजन मतलब हाई कोर्ट थोड़ा थोड़ा सुपरविजन देता रहता है कि हमको क्या ऐसा नहीं ऐसा डिसीजन दो, तुमने ये डिसीजन सही नहीं दिया, और डिसीजन दे दिया तो उसके बाद सही चीजें चल रही है नहीं चल रही, तो सुपरविजन का काम किसका है, नॉर्मल केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एंड अदर केस में हाई कोर्ट का। और सिर्फ अपॉइंटमेंट इंटरनेशनल सुप्रीम कोर्ट करती है। हाँ, अपॉइंटमेंट के लिए इंटरनेशनल के लिए सुप्रीम कोर्ट आती है। ठीक है, फिर अब आते हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पे, लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑन दिस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में तीसरा एक और डिस्कस कर रही हूँ जो तुम्हारा फिर से पीएम का ही है। इसमें बोलते हैं कि हमने क्या बोला भाई, आर्बिट्रेशन के लिए आर्बिट्रेटर तभी अपॉइंट हो पाएगा जब दोनों पार्टी हाँ करेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे बोलते हैं मैम दोनों पार्टी का हाँ करना है, मतलब देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन बोथ द पार्टी, दोनों पार्टी के बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, एंड एग्रीमेंट शुड बी इन रिटर्न फॉर्म। एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, ये जरूरी है। अब वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है वो मैटर नहीं करता, बट द एग्रीमेंट शुड बी इन रिटर्न फॉर्म, इससे हमको मतलब है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि एक पार्टी ये है, एक पार्टी ये है, इसे क्या करना था, इस पार्टी से कोई रॉ मटेरियल परचेस करना था, वो उसी के पास से उसको क्या करना है, पार्टी ए को पार्टी बी से रॉ मटेरियल परचेस करने। तो पार्टी ए ने उसको ईमेल के थ्रू लिख के दिया कि भाई ये क्वालिटी और इस टाइप का हमको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। पार्टी बी ने भी उसको लिख के दिया। इस तरह से इनकी कम से कम 1 महीने तक क्या चलती रही, कन्वर्सेशन चलती रही। फिर लास्ट में पार्टी बी ने लिख के दिया
कि अगर आप ये एक्सेप्ट करते हो कि कभी भी आगे हमारा कोई भी डिस्प्यूट होगा, हम कहाँ जाएंगे, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की तरफ जाएंगे, तो अगर आप ये एक्सेप्ट करते हो तो ही हमको ऑर्डर देना। अब इसने डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर दिया, इसने क्या कर दिया, ऑर्डर डायरेक्ट प्लेस कर दिया, अभी ईमेल का जवाब नहीं दिया, तो क्या ये वैलिड एग्रीमेंट है? नहीं मैम, अभी तो नहीं है वैलिड एग्रीमेंट, तो जवाब ये नहीं हुआ। वैलिड एग्रीमेंट है, क्योंकि बात उसने क्लियर क्या लिखा था कि ऑर्डर तभी देना। पूरी बातें 1 महीने तक ईमेल के थ्रू चलती रही, तो सबसे पहले तो रिटर्न फॉर्म होना चाहिए, फॉर्मेट से हमको कोई मतलब ही नहीं। तो ईमेल के थ्रू भी हो रहा है, तो सारी बातें लिखी हुई हो रही है, और फिर लास्ट उसने क्या लिख दिया, ऑर्डर तभी जो है ना जब आप एक्सेप्ट करते हो कि आर्बिट्रेशन के लिए तुम एग्री करते हो। तो उसने ऑर्डर दिया, इसका मतलब वो एक्सेप्ट करता है, क्योंकि बाकी पूरी टर्म्स एंड कंडीशन 1 महीने तक ईमेल के फॉर्म में चलती रही, और लास्ट में उसने लिख दिया कि अगर ऑर्डर दे रहे हो तो तभी देना जब एक्सेप्ट करते हो कि आर्बिट्रेशन प्रोसेस के लिए जाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन एक मिक्सर ग्राइंडर के नाम से, एक रॉ मटेरियल के नाम से, ऐसा 3 बार क्वेश्चन पूछा उन्होंने, और तीनों बार एक ही चीज है, ईमेल के थ्रू बातें चल रही है, तो उन्होंने लिखा है कन्वर्सेशन टू ईमेल इज इररेलेवेंट, उससे कोई मतलब नहीं है कि वो ईमेल से हुआ कि लिख के ऐसे कागज पे हुआ। द मेन चीज जो थी वो ये थी कि रिटर्न फॉर्म में एग्रीमेंट चाहिए था, वो हमको मिल गया। तो ईमेल कन्वर्सेशन इज इररिस्पेक्टिव ऑफ ईमेल कन्वर्सेशन, ये बिल्कुल सही है कि लिखा हुआ एग्रीमेंट पूरा है। ठीक है, तो एक हो गया हमारा रेफरेंस कहीं और दिया था, लेकिन उस जिस जगह रेफरेंस दिया था वहीं पे और दे दिया था। एक ये है कि इसने बोला मुझे ऑर्डर तभी देना, तो ईमेल वाला ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन था हर एक जुडिशियल अथॉरिटी, हर एक कोर्ट जुडिशियल अथॉरिटी, बट हर एक जुडिशियल अथॉरिटी कोर्ट नहीं होता है। इतनी चीजें करी। फिर इसके बाद आते हैं बोथ द पार्टीज कैन एग्री फॉर आर्बिट्रेशन। देखो वही लिखा है, दोनों पार्टी को एग्री करना पड़ेगा आर्बिट्रेशन के लिए, ये तो हम समझ गए, तभी ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है। अब हो सकता है ये तुम्हारा जो एग्रीमेंट बन रहा है इसके अंदर एक क्लॉज दिया हो, इसके अंदर क्या दिया हो, क्लॉज दिया हो, तो बोलते हैं इट कैन बी ए स्पेसिफिक क्लॉज ऑल्सो, या फिर अलग से एक एग्रीमेंट भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। एक ही एग्रीमेंट में क्लॉज डालना है तो क्लॉज हो जाएगा, और तुम्हें चाहिए कि आर्बिट्रेशन का अलग एग्रीमेंट बने तो अलग एग्रीमेंट कर लेना, उससे भी हमको कोई दिक्कत नहीं, बट इट शुड बी इन रिटर्न फॉर्म। तो या तो क्लॉज ले लो या फिर क्या है, सेपरेट एग्रीमेंट कर लो। फिर वेयर द एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन क्लॉज, जब एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज होगा, नन ऑफ द पार्टी कैन गो टू कोर्ट। वही तो है कि अगर तुमने बोला था तभी तो आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट बना, तो अब तुम्हारे पास कोर्ट का ऑप्शन नहीं है, याद है शुरू में बताया था। लेकिन हाँ, कोर्ट का ऑप्शन तब होगा जब सामने वाला आर्बिट्रेटर अनफेयर है, या फिर क्या है, अनफेयर है, या फिर जो बोल रहे हैं ना वो इलीगल है, नहीं हो सकता पॉसिबल, ऐसी चीजें तो इम्प्रैक्टिकल है, तब तुम कहाँ जा सकते हो, अपील करने जा सकते हो। फिर बोलता है एन एग्रीमेंट और क्लॉज बिफोर डिस्प्यूट इज आर्बिट्रेशन क्लॉज। तो बोलता है या तो तुम एग्रीमेंट बना सकते हो, या तो कोई क्लॉज हो सकता है, तो तुम्हारे ऊपर है कि आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट अलग से फॉर्म करना है या फिर क्लॉज लिखना है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बोलता है बट क्लॉज और एग्रीमेंट आफ्टर डिस्प्यूट विल बी सबमिशन एग्रीमेंट। अब इसका मतलब क्या है समझो, ये बोलता है कि डिस्प्यूट से पहले, कोई भी झगड़ा होने से पहले वो सिर्फ एक क्लॉज रहता है, आर्बिट्रेशन का क्लॉज। लेकिन जैसे ही झगड़ा हो जाता है तो ये क्लॉज एंड एग्रीमेंट को बाद में हम क्या बोलते हैं, सबमिशन एग्रीमेंट, क्योंकि अब वो क्लॉज डला था पर जैसे ही झगड़ा हुआ तो अब वो एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि हमने पहले ही बोला था, सपोज करो तुमने फीस भरी और मैंने बोला अगर कल चल के तुमको कुछ समझ नहीं आया तो तुम क्या करना, हम और तुम कहाँ जाएंगे, आर्बिट्रेशन के लिए जाएंगे। अभी तक सब समझ में आया इसलिए वो क्लॉज है, लेकिन कल से तुमको समझ में आना बंद हो गया, मेरा जो पढ़ा रही कुछ समझ नहीं आ रहा, अब हम दोनों कहाँ जा रहे हैं, आर्बिट्रेशन करने के लिए जा रहे हैं, तो अब वो सबमिशन एग्रीमेंट हो चुका है, इट्स नाउ एन एग्रीमेंट। ठीक है, तो पहले वो क्लॉज था बट नाउ इट विल बी एग्रीमेंट। फिर आता है ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेटिबिलिटी। ये क्या बोलता है भाई, देखो मेरा मेन एग्रीमेंट क्या था तुम्हारे साथ कि सब कुछ समझ में आता रहेगा तो अच्छी बात है।
अब अपन ने उसमें क्लॉज में नहीं लिखा, अलग से एक एग्रीमेंट बना लिया कि जब भी अपन दोनों का झगड़ा होगा तो अपन कहाँ जाएंगे, कोर्ट के पास नहीं जाएंगे, आर्बिट्रेशन में जाएंगे। तो ये एग्रीमेंट अलग है, ये एग्रीमेंट अलग है। अब तुम मेरे से अभी क्या पढ़ रहे थे, लॉ पढ़ रहे थे, तो एक एग्रीमेंट अलग, दूसरा एग्रीमेंट अलग। अब लॉ की क्लास खत्म हो गई, ये मेन एग्रीमेंट तो खत्म हो गया, बचा ही नहीं। अब तुमने कौन सी ज्वाइन कर ली, डीटी की क्लास ज्वाइन कर ली। तो बोलते हैं कि हो सकता है कि मेन एग्रीमेंट इनवैलिड हो जाए, हो सकता है क्या कि मेन एग्रीमेंट तुम्हारा इनवैलिड हो जाए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा जो आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट है वो भी इनवैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पे बोलता है एग्रीमेंट टू आर्बिट्रेशन वुड नॉट बी रेंडर्ड इनवैलिड। आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट सिर्फ इसलिए इनवैलिड नहीं हो सकता क्योंकि प्रिंसिपल एग्रीमेंट तुम्हारा इनवैलिड हो गया। तो अपने केस में लॉ की क्लास खत्म हो गई, डीटी की चालू हो गई, लेकिन है तो वही बात ना कि आर्बिट्रेशन के लिए जा सकते हैं। तो बोलता है कि जब कोई चीज इनवैलिड होगी और अगर मेन एग्रीमेंट ही तुम्हारा इनवैलिड हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट भी इनवैलिड है, ये तो गलत हो जाएगा ना। मैंने क्या किया, तुम्हारे साथ फ्रॉड किया, मैंने कहा एडवांस में फीस भर दो, तुमने भर भी दी, कल से ना जूम लिंक आ रही है ना मेरा फोन चालू है। मेन एग्रीमेंट तो इनवैलिड हो गया, पर अब तुम जाओगे ना आर्बिट्रेशन में, पक्के से जाओगे। तो मेन एग्रीमेंट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट भी क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। इवन एंटायर मेन कॉन्ट्रैक्ट गेट इनवैलिड ड्यू टू एनी रीजन, आर्बिट्रेशन अभी भी वैलिड रहेगा, ठीक है। अब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट थ्रू रेफरेंस, अभी किया था रेफरेंस, एक काम करो, क्लॉज नहीं डालना, नहीं डालना, अलग एग्रीमेंट नहीं करना, नहीं करना, उसके अंदर लिख दो कि किस एक्ट के अकॉर्डिंग तुम जा रहे हो। तभी अपन ने क्वेश्चन किया था, हमने आईटी एक्ट ले लिया था, तो वही है कि तुम चाहो तो अपने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में क्या दे सकते हो, किसी और एक्ट के बारे में भी लिख के दे सकते हो कि उस एक्ट में जैसा लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम आर्बिट्रेशन करेंगे, लेकिन उस एक्ट में क्लियर 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 टर्म्स होने चाहिए। अब अपने केस में क्या था, जो क्वेश्चन किया था वहीं पे लिखा था और या तो आर्बिट्रेशन में जाना या जो सुइटेबल लगता है वो करना, तो तुमने क्लियर तो बोला ही नहीं, वहां पे भी वेग था। तो बोलता है दोनों पार्टीज को एब्सोल्यूट रेफरेंस मिलना चाहिए कि हाँ आर्बिट्रेशन ही होगा, ठीक है। इफ इन सच सिचुएशन ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट विच इज रेफर्ड इज टर्मिनेटेड, वही देखो अपनी लॉ की क्लास खत्म हो गई, इफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेटेड, लेकिन आर्बिट्रेशन तो अभी भी वैलिड रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तुमने रेफर किया कि हम आईटी एक्ट देखेंगे, मेरा ये क्लॉज, ये वाला एग्रीमेंट भले ही खत्म हो गया लेकिन आर्बिट्रेशन तो आज भी क्या है, वैलिड ही रहेगा। इवन इफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच्ड, तुमने क्या किया, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, स्टिल आर्बिट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। वही बोल रहे, मेन कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड इनवैलिड होने से आर्बिट्रेशन को कोई मतलब नहीं है, वो वैलिड ही रहता है। देन आते हैं रेनोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सच कॉन्ट्रैक्ट विल बी रेफर्ड डेथ ऑफ द पार्टी, इफ ओरिजिनल पार्टी टू द आर्बिट्रेशन गेट डिजीज then arbitration will be executed against the legal representative। भाई ये गया ही था आर्बिट्रेशन करने के लिए, लेकिन क्या हो गया, अब भाई साहब इस दुनिया में ही नहीं रहे, तो ये ना सही, इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी क्या कर सकते हैं, आगे आर्बिट्रेशन प्रोसेस में जा सकते हैं। नाउ आर्बिट्रेटर, तुमको किसने बोला कि एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करो, तुम्हारा बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा झगड़ा है, बहुत बड़ा डिस्प्यूट है, एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर भी अपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन आर्बिट्रेटर ऑड नंबर होता है, जनरली ऑड नंबर होता है, इसका एक एक्सेप्शन है वो अभी बताऊंगी। तो बोलते हैं आर्बिट्रेटर का मतलब क्या है, जरूरी नहीं है कि इट शुड बी ओनली वन आर्बिट्रेटर, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ डिस्प्यूट, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ योर बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब रिलायंस का अगर कहीं झगड़ा हो तो वहां पे आर्बिट्रेटर एक नहीं बहुत सारे चाहिए होंगे, अगर टाटा के वहां पे झगड़ा हो तो वहां पे एक नहीं बहुत आर्बिट्रेटर चाहिए होंगे, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस ह्यूज है। तो वहां पे बोलते हैं यू कैन अपॉइंट द मल्टीपल आर्बिट्रेटर, तुम मल्टीपल आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन ये ऑड नंबर होना चाहिए। ऑड क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मेजॉरिटी विंस होता है। अगर इवन हो गया, मैंने 12 को क्या किया, अपॉइंट किया, सपोज 6 बोल रहे हाँ, 6 बोल रहे ना, अब किसकी मानोगे, ये तो क्या हो गया, टाई हो गया। तो बोलते हैं ऐसे केस में क्या है, हम इसीलिए बोल रहे ऑड नंबर रखो। लेकिन सपोज करो किसी केस में इवन हो भी जाता है,
हमने तो ऑड अपॉइंट किया था, समझना, मैंने तो क्या किया था, 11 लोगों को अपॉइंट किया था, पर भगवान को ऐसा मंजूर ही नहीं था। 4 दिन बाद ही एक की क्या हो गई, डेथ हो गई, ऑटोमेटिक इवन हो गई। अब क्या कर लूंगी मैं, कुछ नहीं कर सकती, या तो फिर अपॉइंट करो। लेकिन हमको लग रहा है कि ये 10 ने भी क्या किया, जब डिसीजन दिया तो 7 लोग बोलते यस और 3 लोगों ने ना किया, तो ये तो वैलिड है ना। तो बोलते हैं कि किसी आर्बिट्रेशन ऑर्डर को, आर्बिट्रल अवार्ड को तुम इनवैलिड नहीं बोल सकते। क्यों इनवैलिड नहीं बोल सकते, क्योंकि इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर थे, क्योंकि इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर थे, पर स्टिल मेजॉरिटी विंस हुआ है। तो तुम ये नहीं बोल सकते कि देखो एक्ट में लिखा है कि ऑड आर्बिट्रेटर होना चाहिए तभी एग्रीमेंट क्या होगा, तभी उसका अवार्ड वैलिड होगा, ऐसा नहीं है। इवन अगर थे और इवन में भी मेजॉरिटी क्लियर बनती है और डिसीजन मेजॉरिटी पे ही होता है, तब भी वो वैलिड डिसीजन ही रहेगा। इसका मतलब मैंने 11 पॉइंट किए थे, एक का क्या हो गया, डेथ हो गई, बचे कितने, 10। 10 में से 7 लोगों ने हाँ किया किसी पॉइंट के ऊपर, 3 लोगों ने ना किया, तो यहाँ मेजॉरिटी बनी है आर्बिट्रेटर की। तो जस्ट बिकॉज वहां इवन नंबर थे, तो इस बेसिस पे आर्बिट्रल अवार्ड को इनवैलिड नहीं कहा जा सकता है। जनरली तो ऑड होंगे, लेकिन यू कैन नॉट से इट इनवैलिड। तो बोथ द पार्टीज कैन म्यूचुअली अपॉइंट आर्बिट्रेटर, ये तो हम कब से जानते भैया, दोनों को अपनी रजामंदी से अपॉइंट करना होगा आर्बिट्रेटर, और दे कैन मेक रेफरेंस टू अनदर पर्सन, एक दूसरे को बता सकते कि इसको बना ले क्या, उसको बना ले क्या। डिसीजन मेजॉरिटी बेसिस पे होता है। अब डिसीजन बाय मेजॉरिटी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो है, सही है, लेकिन कहीं ना कहीं फेयर डिसीजन भी यही देती है, ठीक है। फिर thus there shall be enough balance between number of arbitrator, इसलिए उतना ही आर्बिट्रेटर रखो जितने की जरूरत है। आर्बिट्रेटर कोई भी हो सकता है, किसने बोला कि आर्बिट्रेटर एक इंडिविजुअल हो सकता है, ये लोग भी, कंपनी भी क्या हो सकती है, एजेंसी भी क्या हो सकती है, आर्बिट्रेटर हो सकती है। अपॉइंट कैसे करेंगे मैम, अपॉइंट करने के लिए फिर वही ले दे कि दोनों पार्टी डिसाइड करेंगी कि आर्बिट्रेटर कौन होगा, कब आर्बिट्रेशन की प्रोसेस होगी, कितने आर्बिट्रेटर होंगे, सब मिलके दोनों पार्टी डिसाइड करती है। अगर पार्टी एंटर करती है एग्रीमेंट में एंड फेल टू अपॉइंट, बेचारी पार्टी ने सोचा हम एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं, आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे, और उनसे नहीं हो पाया, तो अब वो कौन करेगा, कोर्ट। और याद है इंटरनेशनल वाला कौन करता है, हाई कोर्ट, इंटरनेशनल वाला सुप्रीम कोर्ट, और अगर नेशनल और स्टेट वाला है तब कौन आता है, हाई कोर्ट। तो इंटरनेशनल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट आएगा और बाकी के लिए हाई कोर्ट आएगा। इन सच सिचुएशन कोर्ट विल डिसाइड आर्बिट्रेटर कौन होगा। Appointing the number of arbitrator will be time consuming as time schedule might not match, hence proper balance needed। वही कितने आर्बिट्रेटर चाहिए तुम अपने हिसाब से सोचो, ये वही है ना जो मैंने अभी बोला था ना, एक एक्सेप्शन। तो नारायण प्रसाद लोहिया, निकुंज कुमार लोहिया बोलता है जस्ट बिकॉज आप चैलेंज कर रहे हो डिसीजन कि इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर थे, तो ये गलत है। इवन थे, लेकिन इवन में भी मेजॉरिटी बनती है, तो वहां का डिसीजन इनवैलिड नहीं है। तो आप सिर्फ इसलिए डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकते कि इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर ने मेरा डिसीजन लिया। चलो वो भी छोड़ो, फाइनल मीटिंग जब हुई थी, हमने तो भैया 11 आर्बिट्रेटर ही अपॉइंट किए थे। फाइनल मीटिंग में क्या हुआ, बेचारे 10 ही पहुंच पाए, क्यों, एक बीमार हो गया, एक को कोविड हो गया, नहीं आ पाया वो, तो 10 लोगों नहीं। तो आप सिर्फ ये इसलिए चैलेंज मत करो कि आर्बिट्रेटर इवन थे और इसलिए हमारा क्या है, आर्बिट्रल अवार्ड सही नहीं है, तो दैट इज वॉइड। फिर आते हैं एसेंशियल्स ऑफ आर्बिट्रेटर ड्यूटीज, लाइबिलिटी, इनकी ड्यूटी वगैरह क्या है। तो देखो इनकी इच्छा है, किसी पॉइंट पे लगता है एक्सपर्ट का हमको राय वगैरह लेनी चाहिए, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आर्बिट्रेटर इंडिया वाला भी हो सकता है, और हम जानते हैं इंटरनेशनल लेवल का भी आर्बिट्रेटर हो सकता है, जरूरी नहीं इंडिया की नेशनलिटी का ही पर्सन चाहिए, आप नॉन रेसिडेंट को अपॉइंट करो। फिर बोलता है कोई पर्सन अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, जैसे मैम कौन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो सीपीटी के जमाने में पढ़ा था उसमें लिखा था माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो इंसान कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता उसको आर्बिट्रेटर भी नहीं बना सकते। तो ये चीज क्या है कि कौन आर्बिट्रेटर नहीं हो सकता, तो जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता वो आर्बिट्रेटर नहीं हो सकता। तो आर्बिट्रेटर कौन हो सकता है, जो इंडिपेंडेंट हो, जो बायस नहीं हो, जो क्या है शेल नॉट फेवर एनी पार्टी, किसी एक का क्या नहीं कर रहा है, मैं तेरी टीम में, मैं तेरी टीम में नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए। जहां दिख गया
कि क्या करता है, इसकी बातें तो सुन लेता है, हमको बताता भी नहीं कि उसने क्या बोला, तो ये तो बायस्ड हो रहा है ना वो। तो बोलते हैं कि ही शुड नॉट बी बायस्ड, उसको दोनों लोगों की बातें सुननी पड़ेगी, उसको आर्बिट्रेशन भी जल्दी लेना पड़ेगा, इक्वली दोनों लोगों की बातें सुननी पड़ेगी। देखो लिखा है क्लियरली कि दोनों पार्टी को इक्वली ट्रीट करना होगा, सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल रखना, सबको दुनिया में बताते मत फिरना कि मैं इस कंपनी का क्या कर रहा हूँ, आर्बिट्रेशन कर रहा हूँ, तो ऐसे कॉन्फिडेंशियल रखना होता है, ये उसकी ड्यूटी है कि भाई तेरे को डिले नहीं करना है, जितनी जल्दी हो सके काम कर, दोनों पार्टीज को इक्वली ट्रीट करना, कॉन्फिडेंशियल रखना चीजें, एक पार्टी से कम्युनिकेशन कर रहा है दूसरे से नहीं कर रहा है, ऐसी काम नहीं चलेंगे। तो वही अपने बोला ना, इससे बात करके आता है, हमको बताता भी नहीं कि क्या बात हुई, ठीक है। फिर डेलिबरेट डिस्कशन बिफोर अवार्ड, अच्छे से पहले कुछ अवार्ड का मतलब यहाँ क्या है, वही आर्बिट्रल अवार्ड, आर्बिट्रल अवार्ड है ना। तो डेलिबरेट डिस्कशन, पहले सबसे अच्छे से मिल बांट के बात कर लेना कि तुमको भी सही लग रहा है, तुमको भी सही लग रहा है, ये सारी चीजें, उसके बाद अनाउंस करना कि फाइनल अवार्ड है तुम्हारा। अब आर्बिट्रेटर को कब रिमूव किया जा सकता है या फिर कब टर्मिनेट किया जा सकता है, तो देखो भाई, हमने बोला है कि आर्बिट्रेटर आर्बिट्रेटर खुद रिजाइन कर सकता है, किसी ने नहीं बोला कि आर्बिट्रेटर क्या नहीं कर सकता, रिजाइन नहीं कर सकता। अब इस पे भी क्वेश्चन है, सबसे पहले बोलता है आर्बिट्रेटर का क्या है, विलफुल रेजिग्नेशन, अपनी इच्छा अनुसार वो अपनी खुद की इच्छा से कभी भी रिजाइन कर सकता है। अब उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, फिर से क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ इसका। इन्होंने पूछ के रखा है कि कोई आर्बिट्रेटर है, आर्बिट्रेटर क्या कर रहा है, आर्बिट्रेटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन एकदम से बोलता है आई वांट टू विदड्रॉ, पर उसने रीजन नहीं बताया कि वो क्यों विदड्रॉ करना चाहता है, उसने रीजन मेंशन ही नहीं किया और बस बोल दिया कि मैं क्या करना चाहता हूँ, विदड्रॉ करना चाहता हूँ। तो क्या ये वैलिड है? बिना रीजन बताए आप छोड़ सकते हो आर्बिट्रेशन प्रोसेस? बताओ। ऐसा कुछ वैसे कंपनी लॉ में तो ऐसे बोलते हैं कि रीजन देना पड़ता है, बट इसमें वो डायरेक्टर का है, और डायरेक्टर को भी रीजन किसको देना है, कंपलसरी डायरेक्टर को नहीं है, डायरेक्टर के लिए भी में लिखा है कि डायरेक्टर चाहे तो कंपनी को रीजन देगा, नहीं तो नहीं देगा, लेकिन कंपनी को आरओसी को कंपलसरी रजिस्टर क्या देना पड़ता है, रीजन देना पड़ता है। ऑडिटर में भी तो यही होता है, ऑडिटर में भी तो कंपनी को वो देना पड़ता है। हाँ, तो इनके ऊपर नहीं है, तो सेम प्रोसेस आर्बिट्रेशन में भी है, आर्बिट्रेटर बिना रीजन के क्या कर सकता है, रेजिग्नेशन कर सकता है। तो तुम उसको फोर्स नहीं कर सकते कि पहले हमको बताओ क्यों जाना चाहते हो, क्या रीजन हो गया, क्या बुरा लग गया, ये सब यहाँ पे नहीं चलता है। फिर तुम चाहो तो तुम भी उसको रिमूव कर दो, तुम्हारी इच्छा है। कोई भी ऐसा रीजन दिखता है, क्या रीजन दिख रहा है, 1 महीने की आर्बिट्रेशन प्रोसेस हो गई, 6 महीने हो गए, एक मीटिंग ढंग से नहीं हो पा रही इससे, तो ऑब्वियस है ये वैलिड रीजन है कि हम बोलेंगे तुम रहने दो, हम तुमको खुद ही रिमूव करते हैं। या फिर आर्बिट्रेटर को अपॉइंट तो किया था, लेकिन हमारी जो कंपनी उसमें आईएफआरएस बहुत सारे लग रहे हैं, अब इसको तो नॉलेज ही नहीं आईएफआरएस का, काम करने बैठता है बुक खोल के पहले बैठ जाता है, तो ये क्या है, इसको तो एक्सपर्टीज नहीं है। तो बाद में भी हो सकता है ना कि पता चले कि ये उस काम को ठीक से नहीं कर पा रहा, यू कैन रिमूव ड्यू टू एनी रीजन। फिर मैम एक पर्सन एक पार्टी रिमूव कर सकते, दोनों पार्टी को जॉइंटली रिमूव करना होगा? नहीं नहीं, दोनों का ऐसा नहीं है, अगर वो सामने वाला काम नहीं कर रहा तो दोनों रजामंदी से उसको रिमूव कर सकते हैं, यहाँ म्यूचुअल एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल एग्रीमेंट तब चाहिए कि तुम किसको अपॉइंट कर लो, तब दोनों की रजामंदी होनी चाहिए। अब दिख रहा है कि ये काम नहीं कर पा रहा, तो ऑब्वियसली सामने वाले को भी दिखेगा ना कि ये काम नहीं कर पा रहा, और फिर समझना, एक हाँ कर रहा है रिमूव करना, एक बोल रहा है ना नहीं रिमूव करना, अब यहीं पे दोनों का डिस्प्यूट फिर चालू इसी बात पे हो गया, तो ये म्यूचुअल कहाँ रहा फिर से आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, ये म्यूचुअलिटी फिर खत्म हो गई। तो अब एक के पास ऑप्शन है कि वो कोर्ट के पास जा सकता है। कोर्ट के पास कब कब जाते हैं, सामने वाला अनफेयर है, इम्प्रैक्टिकल चीजें कर रहा है, या फिर इलीगल कर रहा है, तो ये इम्प्रैक्टिकेबल हो गया ना कि उसको नॉलेज ही नहीं और वो क्या दे रहा है, ऐसे डिसीजन दे रहा है जो काम की नहीं है, तो फिर तुम कहाँ जा सकते हो, कोर्ट के पास, ठीक है। प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट ही टर्मिनेट हो गया, क्यों, ध्यान से, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ क्योंकि डिस्चार्ज की गई है चीजें, डिस्चार्ज की गई मतलब वैलिडली हमने कंप्लीशन किया है जो काम करना था, हमने प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होने की बात नहीं की है।
पहले इनवैलिड की बात थी कि कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हुआ है, यहाँ बोल रहे हैं जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज किया गया। तो फिर अब क्या काम है इसका? देखो लिखा भी ब्रीच नहीं लिखा है, वहां तो कंटिन्यू रहता है जब तुम कोई गड़बड़ करते हो, पर यहाँ पे प्रॉपरली डिस्चार्ज की गई है चीजें। लॉ बोलता है बेचारा इंसॉल्वेंट हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, मॉरल टर्पिट्यूड कर लिया, अब रहा ही नहीं तो फिर कैसे आर्बिट्रेशन करेगा, या डिस्क्वालीफाई हो गया। डिस्क्वालीफाई कब हो सकता है? अभी बताया ना तुमको, कुछ इलीगल कर रहा है, ठीक है, या फिर इससे काम ही नहीं हो रहा है, तो बोलते हैं कि लॉ बोलता है ये इंसॉल्वेंट है, ये अनसाउंड माइंड है, ये मॉरल टर्पिट्यूड है, डिजीज हो चुका है, डिस्क्वालीफाई हो चुका है, या फिर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि भैया इसके पास एक्सपर्टीज है ही नहीं इस चीज की, या फिर ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये बायस्ड है। तो दिस आर ऑल द रीजन। ये पूरा पेज किस चीज का है कि तुम कब टर्मिनेट करोगे या रिमूव करोगे। खुद से हो सकता है, खुद से रिजाइन कर लेगा, हमको इच्छा है, हमको कोई रीजन दिख रहा है, हम उसको वॉलेंटरी रिमूव कर देंगे, या फिर लॉ के चक्कर में क्या होगा, इंसॉल्वेंट है, डेथ हो गई, डिस्क्वालीफाई हो गया, या फिर क्या हो गया, मॉरल टर्पिट्यूड कर रहा है, अनसाउंड माइंड हो गया, मतलब दिमाग से पैदल हो गया, या फिर इंसॉल्वेंट हो गया, कोई भी चीज ऐसी चीज, या फिर बहुत ज्यादा बेचारा बीमार है, दिख रहा है कि इतना बीमार है कि 4-6 महीने तक तो ये नहीं आ पाएंगे, तो हो सकता है उसको हटाना पड़ जाए। या फिर ये बायस्ड है, इंडिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पे बोलता है रिलेटेड टू वन ऑफ द पार्टी, बाद में पता चलता है कि ये तो इसका रिश्तेदार था, तो भी रिमूव कर सकते हैं। एंड व्हेन कोर्ट रिमूव हिम ड्यू टू द लैक ऑफ एक्सपर्टीज, कोर्ट खुद भी रिमूव कर देगा, भैया तुमको नॉलेज इतना है नहीं इस बिजनेस का, वी आर नॉट सेइंग कि तुमको नॉलेज ही नहीं है, तुम्हें इस बिजनेस का नॉलेज नहीं है, तो ये सारे रीजन से इन भाई साहब को क्या किया जा सकता है, इनका घर का रास्ता दिखाया जा सकता है। फिर अब बहुत नॉर्मल सी चीजें जो हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं, जनरल प्रिंसिपल बोलते हैं अवार्ड डिसीजन ऑफ आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर जो डिसीजन लेता है उसका अवार्ड बोलते हैं। अब के साथ हो गया पूरा, अब ये क्या है, फिर से रीडिंग वाला पार्ट, तो बोलते देखो डिसीजन ऑफ आर्बिट्रेटर बोल रहा है, तो बोलता है कि अवार्ड क्या है, जो भी आर्बिट्रेटर डिसीजन लेगा दैट इज नोन एज अवार्ड। ओनली पार्टी टू आर्बिट्रेशन कैन चैलेंज, यस, इस पे भी क्वेश्चन है। बोलते हैं ये पार्टी थी आर्बिट्रेशन में, ये पार्टी थी, इसको लग रहा है कि इलीगल है, इम्प्रॉपर है, या फिर प्रैक्टिकेबल नहीं है, तो यही अपील कर सकता है। थर्ड पर्सन है मैम, ये थर्ड पर्सन कौन है, यहाँ पे ये जिन चीजों की लड़ाई चल रही थी वो ये थी कि ये किसका क्रेडिटर है, मेरे को इसका उधार देना है कि मेरे को इसका उधार देना है। इसको लग रहा है कि इन्होंने जो डिसीजन दिया आर्बिट्रेटर ने गलत दिया, मेरा उधार था ही नहीं है, फैक्ट्स को सही तरह से पढ़ा नहीं गया, तो यहाँ बोलते हैं कि ये पार्टी नहीं जाएगी अपील करने कि नहीं नहीं मेरा तो ये क्रेडिटर है, इसी को ही जाना पड़ेगा। तो ओनली द पार्टी टू आर्बिट्रेशन कैन चैलेंज इट, और कोई चैलेंज आके नहीं कर सकता, तो थर्ड पार्टी नॉट अलाउड, थर्ड पार्टी कैन नॉट चैलेंज। चैलेंज करना किसको, अभी तो पढ़ा था अपन ने, डोमेस्टिक हो नेशनल हो तो हाई कोर्ट के पास जाओगे, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, और मैम अगर इंटरनेशनल हो तो डायरेक्ट ही कहाँ जाना होगा, तुमको हाई कोर्ट के पास जाना होगा। कितने दिन में, विद इन 3 months, जैसे ही आर्बिट्रेशन अवार्ड आए 3 महीने के अंदर तुम जा सकते हो। यहाँ कोई ऑटोमेटिक स्टे नहीं, स्टे चाहिए तो मांगना पड़ेगा कि भैया स्टे दो हमको, जैसे कोर्ट से स्टे मांगते हैं तो तुमको मांगना पड़ेगा। अब अवार्ड कितने टाइप के होंगे, आर्बिट्रल अवार्ड भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक फाइनल होगा, फाइनल मतलब एकदम डन, एक इंटरिम होगा, बीच में सपोर्टिंग अवार्ड देते हैं कि हाँ ये बात सही है, बीच में कुछ अवार्ड दे दिया, जैसे कि तुम्हारा कंपनसेशन नहीं होता, कंपल्सरी एक्विजिशन में कंपनसेशन होता है, तो हम इन्होंने बीच में क्या बोला कि 2 लाख रुपए इसको दे दो, अभी 2 लाख इतने तो दो, बात करोड़ों की चल रही, पर लगता है कि 2 लाख की इंस्टॉलमेंट रिलीज कर दो, तो ये क्या है, इंटरिम मॉडल्स भी हो सकते हैं, तो इंटरिम अवार्ड भी हो सकता है। मैम सेटलमेंट अवार्ड मतलब बहुत लंबा चल रहा है, बहुत केस लंबा चले जा रहा है, हमको फाइनल का भी वेट नहीं हो रहा, तो ये लोग दोनों के टाइम सेव करने के लिए, और फाइनल ऑर्डर पे भी वेट नहीं करते कि पता नहीं क्या आएगा, बोलते कम से कम इतना तो लेन देन कर ले अपन। सपोज करो तुम्हारा मेरा झगड़ा चला 3 करोड़ रुपए का, ठीक है, दोनों एक्सेप्ट कितना करके बैठे हैं कि हाँ 50 लाख तो मुझे सपोज करो तुमको देने ही है, तो फाइनल ऑर्डर पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा, मैंने कहा जितना काम हुआ है उसके पैसे तो लेन देन कर ले, जितना तुमको सेटिस्फाइड है कि हाँ इतना तो ठीक है,
तो बोलते फाइनल ऑर्डर का वेट किए बिना सेटलमेंट अवार्ड तो कर सकते कम से कम। सपोज करो तुम्हारा घर बना के दिया, तुम बोल भी रहे हो 60% तो मेरे अकॉर्डिंग ही बना है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे दिक्कत है 40% पे। मैंने कहा 60% के तो पैसे की लेन देन कर सकते ना अपन, वो तो तुमने भी एक्सेप्ट किया। तो दैट इज व्हाट सेटलमेंट अवार्ड। एडिशनल अवार्ड मतलब फाइनल के अलावा कोई सप्लीमेंट्री, जैसे बोल दिया मैंने कोर्ट ने कि हाँ सार्थक को मुझे क्या देने 3 करोड़ देने, लेकिन ये तो हुआ 3 करोड़ का फाइनल। अब सप्लीमेंट्री क्या बोला, अगर तुमने 30 दिन के अंदर इसको 3 करोड़ नहीं दिए तो इंटरेस्ट भी दे देना। तो दैट इज फाइनल के ऊपर एक सप्लीमेंट्री चीज, कि अगर ऐसा नहीं करते तो एक चीज ये और भी कर लेना। तो दिस आर टाइप ऑफ अवार्ड, फाइनल, इंटरिम, एडिशनल और तुम्हारा सेटलमेंट। फाइनल, एडिशनल, सेटलमेंट। तो फाइनल, इंटरिम, सेटलमेंट, एडिशनल, ये 4 तरह के अवार्ड होते हैं। फिर चैलेंज करने के तरीके क्या हैं? सबसे पहले सामने वाला क्या है, बाइज्ड है, दिख रहा है कि भैया बाइज्ड है। ओवरस्टेपिंग जुरिस्डिक्शन, जो उसके जुरिस्डिक्शन का था ही नहीं, ये बोलते हैं कि वेज मतलब यहाँ पे किस तरह से लिखा हुआ है कि क्यों जाओगे, क्यों जाओगे तुम, भाई बायस था, जो उसके जुरिस्डिक्शन में था ही नहीं वो वाले डिसीजन ले रहे, तो भाई तुम्हारे जुरिस्डिक्शन में था ही नहीं कि तुम क्या करो, इस चीज का डिसीजन दो, तो तुमने दिया ही क्यों? फिर रिव्यू किया अवार्ड, तो रिव्यू करके पता चला कि अभी नए एविडेंसेस हैं और उसके अकॉर्डिंग तो ये अवार्ड ऐसा होना चाहिए था। सपोज करो जैसे ही तुम्हारे लिए ऑर्डर आ गया कि हाँ मेरे को क्या करना है, तुमको 3 करोड़ रुपए देने, बाद में एक एविडेंस निकल के आया और फोन कॉल पे आया कि तुम ही ने बोला था ये बिल्डिंग ऐसी नहीं ऐसी बननी चाहिए थी। अब ये बाद में नया एविडेंस आ गया, तो नए एविडेंस के हिसाब से तो ऐसा अवार्ड बनना था, मेरे को तो 3 करोड़ देने ही नहीं थे तुमको। तो हो सकता है ना कि नए एविडेंस के हिसाब से कुछ और निकल गया, तो या तो बायस्ड हो या ज्यूरिसडिक्शन में था ही नहीं उसके, या फिर नए एविडेंस से पता चल रहा है रिव्यू के अकॉर्डिंग कि ये अवार्ड जाना था, तो यू कुड चैलेंज दैट अवार्ड। तुम उसको क्या कर सकते हो, चैलेंज। तो वही बोलता है फेयर होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए, एविडेंस बेस्ड होना चाहिए तुम्हारे अवार्ड। एक्सपर्ट की जरूरत है तो एक्सपर्ट से पूछ के फिर अवार्ड दो, मतलब ऐसे कोई आर्बिट्रेटर अपने मन से अवार्ड नहीं देता कि हाँ भैया मेरे को लगता है कि तुमको ऐसा करना है, भाई एक्सपर्ट से पूछना है, पूछ ले, एविडेंस देख ले, मेजॉरिटी बेस्ड होना चाहिए। अब इस पे भी क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन कैसा था कि आर्बिट्रेशन अवार्ड में सारे के सारे आर्बिट्रेटर ने हाँ नहीं की, फिर भी वो अवार्ड पास कर दिया और बोलते तुम पे बाइंडिंग है। तो तुमको याद रहना था इट्स नॉट अबाउट 100%, इट इज अबाउट मोर देन 50%, दैट इज मेजॉरिटी। यहाँ पे मेजॉरिटी देखी जाती है, सारे के सारे का हाँ होना नहीं देखा जाता है। इस चीज पे भी उन्होंने क्या करके रखा है, क्वेश्चन पूछ के रखा है। दिस कंप्लीट योर आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में नटशेल में बोलो तो दोनों की रजामंदी होगी तो ही आर्बिट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। एग्रीमेंट कैसा होगा, क्लॉज वाइज भी हो सकता है, सेपरेट एग्रीमेंट भी हो सकता है। मेन एग्रीमेंट इनवैलिड होने का मतलब ये नहीं है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इनवैलिड होगा। मेन एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया है तो जाके तुम्हारा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है, खत्म होता है। आर्बिट्रेशन में जो बातें कही जाती हैं उसको बोलते हैं आर्बिट्रल अवार्ड। आर्बिट्रल अवार्ड बायस्ड है या फिर अनफेयर है या फिर प्रैक्टिकल नहीं है या फिर इलीगल है, इस चीज के लिए फिर तुम अपील करने के लिए जा सकते हो, अदरवाइज नहीं। लिख के आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए, लेकिन फॉर्मेट इन मटेरियल नहीं है कि किस फॉर्मेट में करना। ईमेल है, ईमेल चलेगा, कागज पे लिख रहे हो वो चलेगा, टाइपिंग कर रहे हो सब चलेगा, बस लिख के होगा तो ज्यादा बेहतर है। फिर इसके बाद आर्बिट्रेटर को हटाना है, तुम भी हटा सकते हो। कब हटाएंगे हम, कोई रीजन मिल गया, लॉ बोलता है इंसॉल्वेंट है, अनसाउंड माइंड है, मॉरल टर्पिट्यूड करके रखा है, डिस्क्वालीफाई हो गया है ना, या फिर खुद कोर्ट ने बोला ये बायस्ड है, इसके पास एक्सपर्टीज नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, या फिर वो खुद वॉलंटरी चाहता है कि वो जाए, वो खुद वॉलंटरी जाना चाहता है तो जाओ भैया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई रीजन की जरूरत नहीं है तुमको। जब जाना चाहते हो अपनी मर्जी से क्या करना, चले जाना। ठीक है, फिर आते हैं मीडिएशन कंसिलिएशन। इसको एक बार मुनीश भंडारी से पढ़ना जरूरी होगा, बहुत सारे पॉइंट्स दिए पर एक बार की रीडिंग इसकी जरूरी नहीं है। आर्बिट्रेशन इंपॉर्टेंट, पर आईसीआई का मतलब जनरली ऐसा होता है जो लास्ट का छोटा सा पार्ट होता है ना, उनको वो ज्यादा फेवरेट होता है, तो इसलिए मुनीश भंडारी में लास्ट में ना
मीडिएशन कॉन्सिलिएशन का डिफरेंस, फिर कंसिलिएशन आर्बिट्रेशन का डिफरेंस, तीनों के कॉम्बिनेशन में बना बना के क्या देके रखे, डिफरेंस बना के देके रखे, तो वो रीड करके रखना, कल वापस उसको डिस्कस करना। ठीक है, अब मीडिएशन मतलब क्या, हेल्प करना पार्टी को टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन एंड मेक सच अ सॉल्यूशन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी। यहाँ पे बोलते मीडिएटर होते ना, तेरे को क्या लगता है, तू बता, तेरे को क्या लगता है, मतलब दोनों की रजामंदी को जान के, दोनों की बातों को सुन के एक डिसीजन पे लाने की कोशिश करना। तो यहाँ पे दे आर फोकसिंग टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन, उनको लड़ने से मतलब नहीं है कि तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया। आर्बिट्रेटर क्या कर रहा है, सेटलमेंट करवा रहा है कि भैया मान जाओ। यहाँ पे इनका फोकस ही सॉल्यूशन के ऊपर है, हमको सॉल्यूशन बताओ, और दोनों पार्टी जैसे ही उस सॉल्यूशन पे एग्री करेंगी, दैट इज मीडिएशन। और काउंसिलिएशन, ही एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर, ये सिर्फ सजेस्ट करता है, देखो ऐसा है, ये भी कर सकते हो, देखो ऐसा, ये भी, ये एग्री करवा रहा है कि कॉमन सॉल्यूशन पे आ जाए। ये एग्री का काम नहीं, जैसे तुम मेरे पास आए, मैम समझ नहीं आ रहा कि एसीपीएमई कैसे पढ़ना है, आई एम जस्ट कंसिलिएशन कर रही हूँ, मतलब मैं कंसल्टेशन दे रही हूँ तुमको कि देखो मेरे को लगता है कि सॉल्यूशन ये हो सकता है, तो आई एम जस्ट सजेस्टिंग टू अ पार्टी। मैं इवेल्युएटर हो सकती हूँ, मैं फैसिलिटेटर हो सकती हूँ, बट आई कांट फोर्स यू। मेरा काम एक बार क्या है, कंसल्टेशन देने का कि ये कर सकते हो। मीडिएशन का मतलब क्या है, एग्रीमेंट होगा दोनों पार्टी के बीच में, दोनों मान गई ना, एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन कंसिलिएशन इज नॉट लाइक दैट, ये सिर्फ मैं तुम्हें एक वो दे रही हूँ सजेशन कि तुम ऐसा कर सकते हो। मीडिएशन सिविल प्रोसीजर है, लेकिन ये अलग ही एक्ट दिया है, आर्बिट्रेशन का एक्ट अलग है, मीडिएशन सिविल प्रोसीजर के अंदर ही आता है। तो सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर मीडिएशन आता है, लेकिन आर्बिट्रेशन का अपने आप में एक एक्ट जो तुमने अभी पूरा पढ़ा 1996, दोनों हाईली कॉन्फिडेंशियल है, ये भी कॉन्फिडेंशियल है, ये भी। अब सपोज करो कोई सीए के पास तुम जाते हो कुछ पूछने, तो सीए सबको थोड़ा ना बताता रहता है कि ये क्लाइंट को मैंने ये चीजें बताई है। तुमने भी वो भी किया है, अभी ईवाई में थे ना, यस मैम। तो वहां पे भी तुम्हें पता है कुछ अर्काइवल करके होता है, तो क्या चीज? अर्काइवल। नहीं वैसे। वहां पे ऐसा होता है कि कोई भी पूरा अगर पे मतलब काम खत्म हो जाए, साइन ऑफ हो जाए, तो अच्छे से उस पेज को बाकायदा क्या करते हैं, एक मशीन के अंदर टुकड़े टुकड़े करके फाड़ दिया जाता है। अच्छा हाँ ओके। ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं कि हाईली कॉन्फिडेंशियल दोनों। अब तुम पीडब्ल्यूसी या ईवाई के पास देखिए हमको ये चीज बता दो, तुम्हारा काम होने के बाद ऐसा नहीं कि वो पेज बिल्कुल कहीं भी जा रहे हैं, इतना ध्यान रखा जाता है कि पर्टिकुलरली उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो हाईली कॉन्फिडेंशियल है ये चीजें। यहाँ पे ब्रीच ऑफ मीडिएशन मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करो तो आर्बिट्रेशन भी स्टार्ट हो सकता है। मीडिएशन मतलब क्या, एक मीडिएटर जो सॉल्यूशन दिलाने की कोशिश कर रहा है, दोनों पार्टी एग्री भी की कि यही सॉल्यूशन है, फिर एक पार्टी मुकर गई, तो दैट इज ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तुमने दोनों ने हाँ की थी तभी तो हमने ये सॉल्यूशन निकाला, अब एक पार्टी नहीं कर रही तो इट कैन लीड टू आर्बिट्रेशन ऑल्सो। और ब्रीच ऑफ कंसिलिएशन इज नथिंग बट ब्रीच ऑफ अवॉर्ड। मैंने कुछ बोला कि ऐसा करना, तुमने ब्रीच किया, दैट इज ब्रीच ऑफ अवॉर्ड। तो कंसिलिएशन मतलब मेकिंग प्रोसेस टू मेक बोथ द पार्टी टू कम टू एन एग्रीमेंट। कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन सॉल्यूशन पे लाने की कोशिश कर रहे हैं हम कंसिलिएशन में, और कुछ नहीं कर रहे। दोनों पार्टी अपनी इच्छा से एग्री करती है, कोई फोर्स नहीं है इसमें। और क्या करते हैं, आर्बिट्रेशन में दोनों पार्टी लड़ रही है, सॉल्यूशन पे आ रही है, यहाँ पे शुरू से ही फोकस उनका सॉल्यूशन रहता है। यहाँ बाइंडिंग रहती है बिल्कुल कि तुम पे बाइंडिंग है, ये चीज तुम्हें ये करना ही होगा। तो यहाँ पे कंसिलिएशन गिव्स अ प्रोसीडिंग suitable टू पार्टी एंड असेस देम इन सॉल्यूशन। कंसिलिएशन का मतलब ये तुमको कोई तकलीफ है हम सॉल्यूशन देंगे। आर्बिट्रेशन जरूरी नहीं सॉल्यूशन दे ही पाएगा, आर्बिट्रेशन में दोनों अपना अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे लड़ रहे हैं। कंसिलिएशन में दोनों का दिमाग ही एक रहता है कि कैसे भी सॉल्यूशन तक पहुंचा जाए। हाँ, लेकिन दोनों में देखो, चाहे कंसिलिएशन हो चाहे आर्बिट्रेशन हो, बाइंडिंग तो दोनों होंगे, नहीं तो मतलब ही क्या है, दोनों चीजें बाइंडिंग होगी। लेकिन कंसिलिएशन का फोकस सॉल्यूशन होता है, आर्बिट्रेशन में जरूरी नहीं हमेशा सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। तो इसको सबसे पहले सार्थक, कंसिलिएटर मैक्सिमम 3 अपॉइंट होते हैं, लेकिन आर्बिट्रेटर कितने भी अपॉइंट हो सकते हैं, पर जनरली ऑड। ठीक है,
इसको मनीष भंडारी के वो पहले डिफरेंस पढ़ना, ये तो मैंने सेंड कर दिया है। मनीष भंडारी की डिफरेंस पढ़ना कंपलसरी है, एक बार पढ़ना, बहुत हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है, और उसमें जो दे के रखा है उससे पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। कंसिलिएशन वाला जो ये अपन ने छोटा छोटा लिखा ना, 3 है, कंसेंट दोनों पार्टी की जरूरत है, कोई भी अपॉइंट कर सकता है, तो वहां पे यही सारी चीजें, लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा क्या डिटेल में देके रखी है। खाली मैम ये कंसिलिएशन ही पढ़ना है मनीष भंडारी से? हाँ, कंसिलिएशन और मीडिएशन। आर्बिट्रेशन तुम उससे पढ़ोगे भी ना तो कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आर्बिट्रेशन लॉजिकल और उसके केस स्टडी आते हैं। अब बताओ, ईमेल का तो कहीं नहीं लिखा इसमें, उन्होंने केस स्टडी बना दी। फिर इसने वो जुडिशियल वाला जो बताया कि हर कोर्ट जुडिशियल अथॉरिटी होता है, वो भी कहीं नहीं दिया है, बट एक वर्ड को लेके तो क्रक्स ही समझना है इसका, और फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी। तो कल इसकी एडजस्टमेंट शीट डिस्कस करेंगे, तो इससे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो तुम्हारा आर्बिट्रेशन भी क्लोज। लेकिन कल फिर लॉग ऑम के अपने को क्या करके रखने, लिख के रखने आंसर्स।